जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसके साथ में आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण पूछा जाता है तो CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है। बेकिंग सोडा का पूछा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। देखिए दूसरा प्रश्न है, नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? नौशादर है। इसका सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौशादर का रासायनिक सूत्र है। देखिए तीसरा प्रश्न है, राइबोसोम की संरचना होती है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। राइबोसोम की संरचना होती है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो देखिए राइबोसोम की संरचना में RNA तथा प्रोटीन्स होते हैं। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। राइबोसोम का खोज पूछा जाता है तो राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पाइलाडे वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1955 में। चौथा प्रश्न है, फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है और जितने प्रश्न आपके सही होते हैं आपको लिख कर रखना है और सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, फुफ्फुसीय आवरण बोला जाता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, फुफ्फुसीय आवरण। और देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं? तो हृदय का जो बाह्य आवरण होता है उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। आगे देखिए, वसा का पाचन होता है। चलिए आंसर बताएंगे, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, वसा का पाचन जो है बाइल रस द्वारा होता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, बाइल रस द्वारा। अगला प्रश्न है, पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो छठे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, पतझड़ को साइटोकाइनिन द्वारा रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या करती है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बारूद में गंधक की उपस्थिति क्या करती है? तो देखिए दोस्तों, बारूद में गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अल्फा कण समान होता है। चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे, अल्फा कण किसके समान होता है? और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा, अल्फा कण जो है हीलियम के नाभिक के समान होता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। बी ऑप्शन में हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे। आगे देखिए,
कांच वास्तव में क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जे थॉमसन ने। याद रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कांच वास्तव में क्या है? तो कांच वास्तव में प्रत्यास्थ ठोस है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए एस ऑर्बिटर में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं? तो पी ऑर्बिटल में। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं? डी ऑर्बिटल में। और एफ ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो याद कर लीजिए, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो देखिए आंसू एक होता है आंसू गैस जिसको बोला जाता है टीयर गैस। और आंसू गैस का प्रयोग जो है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किस गैस का प्रयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? याद रखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? सही जवाब है डी ऑप्शन, प्रतिलेखन द्वारा डीएनए आरएनए उत्पन्न करता है। यहाँ पे देखिए है डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम पूछा जाता है जो कि होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। याद रखिएगा जीन। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्रावित होती है। चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो ये बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो यह मस्तिष्क के अग्रभाग में अवस्थित होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यकृत यानी कि लीवर ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। याद रखिएगा टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और देखिए एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी ये दो ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः विलयन अवस्था में प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा विलयन अवस्था में। पौधों के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। इसे आप सभी मार्क करेंगे, इम्पोर्टेंट है।
याद रखिएगा पौधों के पोषण के लिए कितने तत्व आवश्यक होते हैं, तो 16 तत्व आवश्यक होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट तत्व जो है पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, याद रखिएगा। और कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में भी पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? यहाँ पे स्पर्श होगा यानी कि छूना, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले आपको HTTP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है, जिसमें P का मतलब क्या होता है, तो प्रोटोकॉल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, समुचित वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो याद रखिएगा समुचित वर्षा ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो देखिए दाद जो है ये एक कवकीय बीमारी है, याद रखिएगा, कवकीय बीमारी है। ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाता है और यीस्ट को भी मिलाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, यीस्ट दिया है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है फॉक्सिंग, याद रखिएगा। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को फॉक्सिंग कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। पेटा इंडिया की शुरुआत कब होती है? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। पेटा इंडिया की शुरुआत कब होती है? देखिए पेटा, PETA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी शुरुआत होती है 2000 में। आगे देखिए, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाया जाता है, यानी कि UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है 3 मार्च को, याद रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था?
तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, वीवी गिरी थे, याद रखना है। और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सांगपो और दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के अन्य नाम है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है इसे भी याद रखें। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। रासलीला याओसंग लाई चराई ओबा ये त्योहार किस राज्य का है? तो ये जो त्योहार है याद रखिएगा मणिपुरी लोगों का है। एक पूछा जाता है कर्मा नृत्य, ये किस राज्य का है? तो ये झारखंड का है, याद रखिएगा। संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है, तो देखिए दोस्तों संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या होता है? यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को भी एकीकृत करता है। तो सही जवाब है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में स्थित था। हर्षवर्धन की रचनाएं आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नागानंद, याद रखिएगा नागानंद ये हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली ये भी है, और याद रखिएगा प्रियदर्शिका। तीनों को आप सभी नोट कर लीजिए। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की है। बोगीबिल सेतु किस राज्य में है? तो देखिए बोगीबिल सेतु जो है ये असम राज्य में स्थित है। सही जवाब है सी ऑप्शन। और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है बोगीबिल सेतु। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय आय का आधार है राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो देखिए दोस्तों ग्राम पंचायतों की आय का एक जो प्रमुख स्रोत है ये लेवी शुल्क है। आयकर की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है और इसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर की बात करें तो यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाने वाला ये कर है बिक्री कर। और पेशा कर यह केंद्र सरकार का कर है। पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो पीसो जो मुद्रा है ये फिलीपींस की भी मुद्रा है, कोलंबिया की भी है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्यूबा। क्यूबा राजधानी कहाँ है? क्यूबा की राजधानी तो हवाना। हवाना क्यूबा की राजधानी है। श्वेतलिंग कब संबंधित है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। चलिए आंसर बताएंगे। श्वेतलिंग कप किससे संबंधित है? तो देखिए ये टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। और फुटबॉल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट कप है, बता देते हैं। रोबर्स कप पूछा जाता है एग्जाम में। रोबर्स कप
संतोष ट्रॉफी, याद रखना है ये फुटबॉल से संबंधित है। एक पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर, एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रैंड मास्टर ये शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये शतरंज से संबंधित है। काली मुद्रा क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी क्या है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा काली मुद्रा जो है यह अवैध आय है, यहाँ पे आय होना चाहिए। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो देखिए शिवाजी कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और इनको कैद किया था औरंगजेब ने, याद रखिएगा औरंगजेब ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? चलिए आंसर बताएंगे। हमने आपको काफ़ी बार बताया है, महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जो कि 1924 में हुआ था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। सही जवाब है सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।